ऑल राइट, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द CSAT पेपर ऑफ 2023. इसको हम लाइव डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू बी एज नाइव एज पॉसिबल. तो मैं एक एज एन एस्पिरेंट एक फ्रेश अप्रोच से इसको देखूंगा कि मैंने किस तरीके से पेपर में अप्रोच किया था जिससे मेरा आया था. तो आई जस्ट ट्राई टू बी लाइक कि मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 2023 के एग्जाम के बाद अभी तक इसको देखा नहीं है. तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स भी आए, कुछ आंसर की मैच ना करें, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की आया भी नहीं है. सो आई जस्ट यूज़ माई अंडरस्टैंडिंग एंड दोज लॉजिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है उन सबको इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है. अच्छा, उसको करने से पहले आई टेल यू समथिंग कि पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए. नंबर 1, आप क्या करोगे, यू विल स्किम थ्रू द एंटायर पेपर. आप सारे पेपर को, जितने भी कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन हैं उनको आप स्किम थ्रू करके देखोगे. देन आपको क्या स्किम करना है, आपको देखना ढूंढना है कि स्मॉल क्वेश्चंस कौन है विच आर हैविंग वेरी स्मॉल पैसेजेस. उनको आइडेंटिफाई करोगे और उनको ए मार्क करोगे कि सबसे पहले मुझे इसको करना है. देन जो ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो डुएबल है उनको बी मार्क करोगे, और जो बहुत ज़्यादा टफ लगे उनको सी मार्क करोगे. इनको सबसे लास्ट में करना है. तो द ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग विल बी सबसे पहले ए, देन बी एंड सी. और आपको एक राउंड में पूरा का पूरा एक बार खाली पढ़ लेना है, इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर जाके अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है. सो लेट मी समराइज इट. पहले स्किम करोगे, ए बी सी आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर एक राउंड लोगे, इसमें ए को अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद फिर बी को अटेम्प्ट करोगे, फिर सी को अटेम्प्ट करोगे. गॉट इट? ओके. नाउ आप बोलोगे कि यार छोटे पैसेज भी तो टफ हो सकते हैं छोटे पैसेज टफ, ठीक है. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज बड़ा लगा मुझे, मैंने इसको सी मार्क कर दिया. ये बड़ा लगा, मैंने इसको सी मार्क कर दिया. ये भी बड़ा लगा, मुझे सी मार्क कर दिया मैंने. बट ये वाला मुझे छोटा सा लगा, ठीक है, छोटा सा क्यूट सा है ना ये वाला. सो आई मार्क इट एज ए. अब ए मार्क किया तो आप बोलोगे हो सकता है सर ये टफ हो, मे बी टफ हो, बट द टाइम विच आई विल रिक्वायर वाइल रीडिंग दिस विल बी वेरी लेस. तो मैं इसको रीड करने में बहुत कम, मुश्किल से 20-25-30 सेकंड लगेगा मुझे रीड करने में. तो मैं इसको रीड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. तो अल्टीमेटली अगर बहुत टफ होगा तो मैं बी बोल दूंगा, और बहुत टफ हुआ तो सी बोल दूंगा. सो आई आइडेंटिफाइड दिस क्वेश्चन. मैं अगर बड़े पैसेज को पढ़ता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि करना नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ले जाएगा, ठीक है. दैट्स हम पहले ए को करेंगे, दिस इज सेफेस्ट ऑप्शन टू डू. अच्छा, ये वाला छोटा है, ए कर दिया. ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बी कर दिया, ठीक है. ये मीडियोकर है, अगेन इसको बी कर लेते हैं, ठीक है. ये छोटा सा है, इसको ए कर लेते हैं, ठीक है. ये अगेन बहुत छोटा है तो ए कर लो, ठीक है. और देखो ये मीडियोकर सा है. लेकिन अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आप देखना है, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो कि जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसा लगे कि एक पैसेज है और उसमें एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल ऑप्शन गिवन है या मल्टीपल क्वेश्चन गिवन है, तो मतलब क्या कि अगर आपने एक पैसेज पढ़ लिया तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इसका ROI जो होता है ना, दैट एक्सट्रीमली हाई. तो इन क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से टारगेट करना है, ठीक है, और इनको हमें स्टार मार्क करके अच्छे से अटेम्प्ट करना है. इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. तो देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन मुझे मिला, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला पैसेज, ठीक है, दिस पैसेज छोटा सा पैसेज है, इसको पढ़ के 31, 32 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेरे. तो आई विल जस्ट मार्क दिस एज अ प्रायोरिटी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, ठीक है. ओके, अगेन देखो ये पैसेज 2 पढ़ो, इसको जब पढ़ोगे तो देखो अगेन मेरा ये और ये 2 आ गया. तो मैं क्या बोलूँगा इसको, ये मेरा हाई प्रायोरिटी वाला स्टार मार्क वाला क्वेश्चन हो गया. एंड अगेन देखो ये छोटा सा है तो आई मार्क दिस सिंपली एज ए, ठीक है. ओके, ऑल राइट. और देखो ये और छोटा सा है, इसको भी ए मार्क करूँगा. ये थोड़ा बड़ा सा है, इसको सी मार्क कर लो, सी बी जो भी कर लो, ठीक है. ये और छोटा सा है, ए कर लो, ठीक है. और देख लो ये बीच बीच का है तो इसको बी कर लो, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन मीडियोकर, तो बी कर लो. ये अगेन छोटा सा है, इसको ए कर लो, ठीक है. और देखो ये बड़ा है, सो इट इज़, इसको बी कर लो, बी सी जो भी करना है, ठीक है. ये छोटा है, अगेन ए कर लो. ये लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन तो इसका बड़ा है, देखो इसमें देखो ये ऑप्शन भी है, ये भी ऑप्शन है, तो ए बी कर लो. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन मिले ना कि ए बी सी 1 2 3 और ये 1 2 3 ओनली, इसमें एलिमिनेशन का स्कोप आ जाता है आपके पास. तो इन क्वेश्चन को तो ज़रूरी अटेम्प्ट करना, ठीक है. ओके, अब देख लो. अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि जो जितना बड़ा होगा उसको अटेम्प्ट बाद में ज़रूर करना है, बट वो उतना ही ईजी होगा, ठीक है. द स्ट्रॉन्गर दे आर द ईजियर दे विल फॉल, ठीक है. तो दे विल फॉल, ठीक है. ओके, ऑल राइट. अब देखो यहाँ पे ये अगेन थोड़ा सा बड़ा सा है, इसको बी कर लो. एंड ये बहुत ही छोटा है तो इसको तो ए करेंगे ही हम लोग. एंड विद दिस एक यहाँ अगेन छोटा वाला है, इसको ए कर लो, ठीक है. एंड ये थोड़ा सा मीडियोकर सा है, इसको बी कर लो. एंड ये तो बहुत ही छोटा है, इसको तो ए कर लो, ठीक है. नाउ विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस. हमने पूरा कवर पेपर स्किम कर लिया. मुश्किल से मुझे, आपको 2 मिनट लगेंगे, मुझे समझाना भी इसलिए मुझे टाइम लग रहा है. आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है. मुझे 4 से 5 मिनट लगे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवर्स ऑर्डर में बढ़ेंगे. हम लास्ट पेज में आ चुके हैं. अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने ए वाले को ढूंढते हुए चलेंगे. तो यहीं पे मुझे ए वाला एक मिल गया. सो विल सॉल्व दिस ए वाला क्वेश्चन. देखो कि सॉल्व कैसे करेंगे. अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि पहले हमें ऑप्शन पढ़ना है,
ऑप्शन पढ़ के हो सकता है कि आंसर आ जाए हमारा, ठीक है। अब देखो उसको पढ़ क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द अल्टीमेट गोल ऑफ अ स्टेट। तो बेसिकली ये पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, जीएस का नॉलेज हमारे यहाँ पे काम आ सकता है, वी हैव स्कोप ऑफ प्लेइंग हियर। अब स्टेट का मेन गोल क्या पर्सनल सेफ्टी होगी। अब इसमें से हमें क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव टू लुक आउट फॉर टू थिंग्स, कि जो इलॉजिकल देखूँ कि इलॉजिकल होगा तो उसको देख के काट दूँ, या फिर आई हैव टू फाइंड समथिंग विच इज़ द मोस्ट ब्रॉडर इन सेंस, ठीक है। तो बिना पैसेज को सॉल्व किए लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पहले कि हम क्या कर सकते हैं, देन विल ऑब्वियसली गो टू द पैसेज टू क्रॉस चेक। तो इसमें से इलॉजिकल क्या मिला। अब मुझे बताओ एक चीज़ कि अगर किसी भी स्टेट का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है, क्या पर्सनल सेफ्टी होगा, कि एक इंसान को सेव कर दे और पूरे लोगों को सेव ना करे, तो क्या ये स्टेट का अल्टीमेट गोल हो सकता है। अल्टीमेट गोल नहीं होगा, स्टेट का गोल बहुत ही ब्रॉड होगा ना, सबके लिए होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सो इट इज़ अ वेरी नैरो गोल। तो एक कॉमन सेंस से मैं क्या बोलूँगा कि ये दिस इज़ नॉट लाइकली टू बी दी आंसर। अब देखो कह रहा है कि हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, यार स्टेट देखो स्टेट डज दिस, स्टेट पर्सनल सेफ्टी भी गारंटी करता है, बट स्टेट का अल्टीमेट गोल नहीं है ये, समझ रहे हो। सो कम्युनल हार्मनी, या स्टेट ट्राइज टू मेंटेन द कम्युनल हार्मनी, बट क्या सिर्फ कम्युनल हार्मनी से स्टेट का गोल एक्सप्रेस हो जाएगा। कम्युनल में कम्युनिटी में तो हार्मनी है, बट मान लो जेंडर हार्मनी नहीं है, ठीक है। सो क्या स्टेट का गोल अचीव होगा, नहीं होगा। सो दिस टू आर नॉट ब्रॉड, सो द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री इज लिबर्टी। अब हम इसको तो हमें क्या पता पड़ा कि ऑप्शन पढ़ के कि दिस शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कहाँ से करेंगे, पैसेज में आएंगे क्रॉस चेक कर लेंगे, देख लो पढ़ लो। द लास्ट एंड ऑफ अ स्टेट इज नॉट डोमिनेट मैन नॉट टू रिस्ट्रेन देम बाय फियर, रादर इट इज टू फ्री ईच मैन फ्रॉम फियर सो दैट ही मे लिव एंड एक्ट फुल सिक्योरिटी विदाउट इंजरी टू हिमसेल्फ और हिज नेबर। अब एक बार समझ पा रहे हो, रिस्ट्रेन एंड रिस्ट्रेन का कनेक्शन किस चीज़ से है, लिबर्टी से। तो हमें तो ऑब्वियसली यहाँ से हिंट मिल रहा है कि लिबर्टी के बारे में बात कर रही है इसमें। द एंड ऑफ द स्टेट आई रिपीट इज नॉट टू मेक रैशनल बींग्स इन टू ब्रूट एंड बीस्ट मशीन्स, इट इज़ टू इनेबल द बॉडीज एंड माइंड्स टू फंक्शन सेफली। अब देखो ये हेल्थ बॉडी माइंड को देख के कुछ लोग टिक मार देंगे, देखो दिस इज ये क्या कह रहा है कि द एंड ऑफ द स्टेट रिपीट इज नॉट टू मेक रैशनल बींग इन टू ब्रूट एंड बीस्ट मशीन्स, इट इज टू इनेबल देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू फंक्शन सेफली, इट इज टू लीड men to live by an exercise free citizen, that they may not waste their strength in hatred, anger and guile or unfairly towards one another। एक बात समझो कि ये लाइन तो दी हुई है, दिस इज वन ऑफ द गोल, बट ये क्या कर रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेसेस, हमें बेस्ट वाले को ढूंढना है, बेस्ट ऑफ दिस फोर। तो दिस इज वन ऑफ द गोल, दिस इज वन ऑफ द गोल, दिस इज वन ऑफ द गोल, बट विच इज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसिंग द गोल ऑफ अ स्टेट, लिबर्टी। सो द ऑप्शन विल बी लिबर्टी, ठीक है, ओके। अब ए वाला और कहाँ मिलेगा, ए वाला एक और मिल गया। अब देखो पहला स्टेप क्या है कि हमें ऑप्शन में आना है, इट्स सी नो ऑप्शंस, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं जीएस का नॉलेज अप्लाई करके क्या होता है। सबसे पहले पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनरोलमेंट इन स्कूल एंड, पहले देखो क्या पढ़ रहा है कि विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट्स एज टू व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड टू से। सिंपल सी बात है कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं, वो कहना कि कहना क्या चाहते हो, सो वही वाली बात है। इनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन। अब देखो नो देख के कुछ लोग काट देंगे, बट ऐसा नहीं है, समझो बात को कि स्कूल एजुकेशन में इनरोलमेंट हाई है बट क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। तो लॉजिकली इट इज़ राइट, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग आइडियंस। ठीक तो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा है कि मस्ट बी सीन एज अ, कि हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है और हाई एजुकेशन होने की वजह से लोगों का एस्पिरेशन बढ़ चुका है। दैट इज़ वाई हम वो जो जॉब चाह रहे हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन को नहीं मिल रही। अब मान लो आपको मिल रही है जॉब, कोई भी लेट्स से कोई क्लर्किकल जॉब मिल रही है या कोई डेस्क जॉब मिल रही है, बट यू आर एस्पायरिंग फॉर IAS बिकॉज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो वो जॉब आप ले नहीं रहे हो ना, सो तो इन अ वे यू आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड, राइट। सो अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ, इट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट एंड वेरी प्लॉजिबल स्टेटमेंट ऑल्सो। अब ये तो क्या कह रहे हैं, देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। ये भी कहीं ना कहीं बात तो ठीक ही बोल रहा है। The education system should be properly designed so as to enable the educated people to self-employed। ये भी कहीं ना कहीं all of this for a making some sense। इसमें से कोई भी हम ज़्यादा या कम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारा आंसर कहाँ मिलेगा, पैसेज मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द पैसेज। अब पैसेज क्या बोलता है, पैसेज में किसी ऑथर ने पैसेज लिखा है, अब ये ऑथर कहना क्या चाहते हैं समझ लो। इंडिया में while the unemployment rate is frequently used to measure poor performance of the economy, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से कहते हैं इकोनॉमी खराब है, ठीक है। अंडर कंडीशन ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज इनरोलमेंट, एक पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर कि सिर्फ कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी खराब है, स्कूल का एजुकेशन खराब है, वो एक गलत पिक्चर देता है। द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस हु फेस हायर अनएम्प्लॉयमेंट challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job rather than to older peers। वो चाहते हैं कि और अच्छा जॉब मिल जाए and they try to wait and they prolong their unemployment। The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education and raising education level inflate unemployment challenges। अब आप बता दो मुझे कि क्या
इसमें से ये वाला स्टेटमेंट मोस्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा है कि एजुकेशन ज़्यादा है, एस्पिरेशन ज़्यादा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये उसका फंक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ वाई योर बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देख लो कहीं पे भी यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रही है, कहीं पर भी यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है पैसेज में, नहीं। कहीं पर भी पैसेज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई है, ठीक है, कहीं नहीं बात हुई। ठीक है, सो दैट इज़ वाई द मोस्ट प्लॉजिबल स्टेटमेंट इज़ योर बी। तो ये भी हो गया हमारा। अब आ जाओ ये वाला, ये देख लो क्या कह रहा है। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन इज सेइंग कि अजम्पशन देखना है हमें। क्या अजम्पशन देखना है? ठीक है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। अब हमें देखना है कि इट इज़ अ गुड स्टेटमेंट बट लॉजिकल भी है कि प्राइवेसी होगी तो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड कर, बट कैसे ऐड करेगा ये बताएगा कौन? पैसेज। तो हमें क्लैरिटी नहीं मिली यहाँ से, तो हम कहाँ जाएंगे? पैसेज में जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। अगेन दिस इज नॉट इलॉजिकल, तो इलॉजिकल के बेसिस पे इसको हम कट नहीं कर सकते दोनों को, लेकिन दोनों लॉजिकल है। सो द आंसर विल बी इन द पैसेज। आप देख रहे हो मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा पैसेज को सॉल्व करने में, मैं आपको समझा रहा हूँ फिर भी। ठीक है, ओके। अब देखो पढ़ो, इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ को इंश्योर करो वाइल कीपिंग पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। डिजिटल इकोनॉमी तो बढ़ाओ लेकिन पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करो। नो वन विल इनोवेट इन अ सर्वेलेंस ओरिएंटेड एनवायरमेंट और इन अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कि आपके ऊपर अगर कैमरा लगा दिया जाए और बोले कि आपकी हर एक्टिविटीज बीइंग अंडर सर्वेलेंस, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे नहीं। सो बेसिकली आपका उस केस में इनोवेशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, ओके। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड विद द इंडिविजुअल। मेरा डेटा है तो मैं ही कंट्रोल करूंगा। वो जनरेटेड, ठीक है, मैंने मैसेज भेजा, डेटा मैंने जनरेट करा है तो मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए। दे शुड बी इनेबल्ड, रिस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट एज द विश। मैं चाहूँ तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, किसी तक ना पहुंचे। डेटा प्रोटेक्शन लॉज शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन, वन दैट इज यूजर सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। सो बताओ ये क्या कह रहा है? इट इज सेइंग कि सिटीजन का डेटा प्रोटेक्ट होगा, नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं कर पाएगा, इनोवेशन नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखो, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट, इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। बिल्कुल, अगर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करोगे तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो डेवलपमेंट होगा, मान लो कि नई टेक्नोलॉजी आएगी एंड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा, वैल्यू तो ऐड हो रहा है ना कहीं ना कहीं। सो इट इज़ अ राइट आंसर एंड देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। खुद साहब सूचना बता दिया है कि अगर आपके ऊपर सर्वेलेंस रखा जाएगा तो भैया इनोवेशन कहाँ से होगा? नो वन विल इनोवेट। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। 64 में क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, ओके। अब देखो फिर ए वाला ढूंढो, ए बी। ठीक है, ए बी दोनों है ये। ठीक है, तो इसको भी होल्ड पे डालो। ए वाला ढूंढते हैं पहले, जो शेयर ए है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन ये क्वेश्चन आ गया हमारा जो कि ए है। अब देखो ऑप्शन में आएंगे, हमारा पहला रूल कहता है, सो कह रहा है क्रक्स। क्रक्स का मतलब क्या? वही समरी, सेंट्रल आइडिया वही है कि क्या उसका जूस है। तो पैसे बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। लॉजिकल स्टेटमेंट है, इलॉजिकल तो है नहीं। इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग द नॉलेज इकोनॉमी। ये भी कहीं ना कहीं लॉजिकल है। आवर एजुकेशन शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग द हाई एजुकेशन। बिल्कुल लॉजिकल स्टेटमेंट है। पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ये भी कहीं ना कहीं सही बात कह रहा है। तो ऑल ऑफ दिस 4 आर लॉजिकल, नॉट लॉजिकल इनकरेक्ट। तो कहाँ आंसर मिलेगा? अब पैसेज पढ़ो। क्या अब पैसेज क्या कहना चाह रहा है ये देखो, बेनिफिट ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन accrue only when students complete and leave school after having acquired the gateway skills। कि स्कूल से निकल तो जाओ बट बिना स्किल लिए ना निकलो, कि निकलो तो कुछ स्किल लेके निकलो ताकि आपको आगे वाले स्टेप में एडमिशन हो जाए। ठीक है, लाइक वन लर्न्स टू वॉक बिफोर रनिंग। भाई कॉलेज से पहले स्कूल में चीज़ें आपको सिखा के भेजते हैं ना, टीसी देते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे दौड़ने से पहले आप चलना सीखते हो, सिमिलरली वन पिक्स अप एन एडवांस स्किल ओनली आफ्टर पिकिंग द बेसिक फाउंडेशनल स्किल। पहले 11th-12th करोगे, फिर इंजीनियरिंग करोगे, फिर IAS करोगे, राइट, ओके। देन द बेसिक फाउंडेशनल स्किल, द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी पोजेस न्यू चैलेंजेस। ठीक है, एंड वन ऑफ द सीवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग एन अनएजुकेटेड वर्क फोर्स विल बी आवर इनएबिलिटी टू कीप पेस अप विद द ग्लोबल इकोनॉमी। देखो अब ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट बड़ा, इसको सही समझो। यहाँ तक समझ चुके थे हम लोग। द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी जैसे ही आया, अब इसे नई चैलेंजेस पोज करने स्टार्ट करें। क्या? वन ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग एन अनएजुकेटेड वर्कफोर्स, ऐसा वर्कफोर्स हो जो कि अनएजुकेटेड है, विल बी और इनएबिलिटी टू कीप पेस विद द ग्लोबल इकोनॉमी। कि ग्लोबल इकोनॉमी में तो जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर एजुकेटेड बट आवर एम्प्लॉयज़ आर नॉट मच एजुकेटेड, दे आर मोस्टली ऑफ द लेबर क्लास। तो हम ग्लोबल इकोनॉमी से पेस नहीं कर पाएंगे, स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे।
विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन एट द प्राइमरी लेवल देयर कैन बी नो इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। कहना ये चाह रहा है जैसे प्राइमरी हुआ, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन एंड देन फिर जॉब लेवल। ये एक स्टेज है, आप इस स्टेज को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इस स्टेज में प्राइमरी में ही नहीं है तो पूरे हर जगह गैप रह गया है आपके। अभी देखो ये क्या कह रहा है, अब देखो टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। लग रहा है कि सही हो सकता है। इंडिया इज अनएबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। देखो अब ये ग्लोबल पावर की तो कहीं बात नहीं कर रहा, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तो कह नहीं रहा, तो ग्लोबल पावर ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं हम लोग। आवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स। देखो क्या कह रहा है कि आवर एजुकेशन सिस्टम फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल्स ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। देखो यहाँ पे एक बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट दिखा है अभी तक हमें, क्योंकि यहाँ ग्लोबल पावर की तो बात ही नहीं करी है। तो ये दोनों तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक है। तो ये दो ऑप्शन निकाल लो आप। पेरेंट्स में ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड अनअवेयर ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट। कहीं पर भी पेरेंट के बारे में बात करी है इसमें? कहीं नहीं करी है, तो ये भी नॉट लॉजिकल। तो ये आपका सबसे ज़्यादा लॉजिकल है कि इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज करो। बेसिकली दिस इंटायर थिंग इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। सो द ऑप्शन इज सी, ठीक है। अब आ जाओ, अब ए वाला ढूंढते हैं हम लोग। बी है, ए में आ जाओ। एक और ए मिला हमें। अच्छा ए आप थोड़ा बड़ा है ये, इसको देख लो। ए को ओह या साइंटिस्ट शुड, अब देखो पहले आ जाओ ऑप्शन में, ठीक है। क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखो ये काइंड ऑफ हो सकता है। अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। हमें नहीं पता, तो अगेन इसका हमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिल पाई, लॉजिकल भी नहीं मिला, तो पैसेज में जाएंगे। पैसेज क्या कह रहा है कि द साइंटिस्ट शुड स्टडी वर्नल विंडो। मुझे एग्जाम में वर्नल का मतलब नहीं ध्यान था, तो हिंदी में देख लिया। ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। दे फाउंड द वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन द स्प्रिंग इवेंट्स। अब स्प्रिंग इवेंट्स जो हो रहे हैं उसमें लैग आ रहा है, क्योंकि विंटर जो है वो ज़्यादा वार्मर हो रहे हैं। इट्स ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है। तो दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज़ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। का कॉन्सिक्वेंस है कुछ ना कुछ। अब ये कॉन्सिक्वेंस एग्रीकल्चर के लिए भी है, फिशरी के लिए भी है, टूरिज्म के लिए भी है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ये इससे सोशल कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, एंड ये आपका इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हो गया। एज अ आइस मेट्स अर्लियर द बर्ड डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले और लेंडिंग इन द स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। अब बताओ मुझे कि बर्ड रिटर्न नहीं हो रही हैं, और ये क्या कह रहा है कि अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। इसमें कहाँ कह रहा है कि बर्ड के लिए अच्छा नहीं होगा? तो बस ये कह रहा है कि बर्ड रिटर्न नहीं होंगे। हो सकता है कि वहाँ जाके पार्टी कर रही हूँ, हो सकता है बर्ड को वहाँ जाके कोई मिल गया हो, तो बर्ड्स आर नॉट रिटर्निंग। इट इज़ नॉट सेइंग कि बर्ड्स आर नॉट वेल। तो ये वाला स्टेटमेंट इज फार फेचड एंड इज नॉट रेलेवेंट टू द पैसेज। अजम्पशन के बारे में बात कर रहा है, इलॉजिकल है, तो ये कहीं ना कहीं बात नहीं करी पैसेज में। तो टू तो नहीं है, टू नहीं है, टू नहीं है। अब वन के बारे में बात कर लो। वन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इट्स आस्किंग अबाउट कि ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम एंड अर्ली एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अब बात करो, अब बोलोगे यार ग्लोबल वार्मिंग तो दिया नहीं इसमें, फिर आप कैसे बात कर रहे हो? यहाँ पे एक चीज़ देखो, अज्यूम करना है, बट अज्यूम भी वो चीज़ करनी है जो सिर्फ सेंस बनाए। ये अजम्पशन कर लेना कि बर्ड के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ से इट डजंट मेक सेंस। बट ये जो कह रहा है कि वार्मर विंटर्स विथ लेस स्नो, वार्मर विंटर वार्म कैसे हो सकता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम एंड अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। सो दैट्स वाई 41 का ऑप्शन इज वन ओनली, दैट इज ए, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इसमें ए वाले में एक और छोटा सा आ गया। इस ऑप्शन में पहले तो पढ़ो क्या कह रहा है। अब आप बोलोगे यार बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, ठीक है। देखो ए में ना रखूँगा मैं, इसको बी में रखूँगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं। बट मैं बताया कि जितना बड़ा होगा उतना ईजिली सॉल्व होगा, तो इसको हम देखो ईजिली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और देखो कि इसको हमने देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट द SDG गोल्स एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। अब बताओ कि मोनोकल्चर कभी भी इज अ नेगेटिव प्रैक्टिस, मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ाया है। जब ये नेगेटिव प्रैक्टिस है, इट इज़ अ नेगेटिव प्रैक्टिस, तो हाउ इट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स, हाउ इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाउ इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू जीरो हंगर। सो इट इज़ इलॉजिकल स्टेटमेंट। तो वन तो बिल्कुल ही गलत है। तो वन को अगर आप जैसे ही गलत करोगे, वन गया, यू हैव दीज टू ऑप्शंस। थ्री दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब कि 3 तो 100% सही है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी कि क्या करना है, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। अब देखो 4 में क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रिम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर ग्रेन एंड देयरफॉर डू नॉट टेंड टू कंसिडर क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है। सही बात है, स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है।
डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही, अगर फ्यू क्रॉप को हम उगाएंगे, मिलेट पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ वीट राइस पे करते हैं, तो हमें हिडन हंगर हो जाता है, ठीक है, बॉडी में आयरन नहीं हो रहा है, एनीमिया हो जा रहा है। सो ये 2 और 4 दोनों सही है, बट पैसेज के अकॉर्डिंग अजम्पशन बनाना है अपने को। तो पैसेज पढ़ो पहले क्या कह रहा है। फूड कंजम्पशन पैटर्न भैया चेंज हो चुका है सब्सटैंशियली इन इंडिया और पास्ट फ्यू डिकेट्स, ठीक है, सही बात है। दिस रिजल्टेड इन डिसअपियरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड लाइक मिलेट, सही बताया, बात सही बात है। वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ओवर द 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition, क्योंकि ज़्यादा हम राइस और वीट पे फोकस कर रहे हैं, पल्सेस पे नहीं कर रहे ज़्यादातर, हम मिलेट पे नहीं कर रहे हैं फोकस। For long, the agriculture sector focused on increasing food production, particularly staples like rice or wheat, which led to the lower production and consumption of indigenous traditional crops and grains, fruits and other vegetables. इसलिए हमारा बेसिक मल्टीविटामिन का गैप आ रहा है। फर्दर, इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपेचुएट द फूड। अब मोनोकल्चर का मतलब क्या, सिर्फ और एक ही फसल उगा रहे हो आप, ठीक है, तो उसको और परपेचुएट कर देता है, इस इशू को और बढ़ा देता है, ठीक है। सो बेसिकली द इंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट कि आप पहले तो मोनोकल्चर कर रहे हो, ठीक है, और उसकी वजह से आप इशू कर रहे हो, उससे हेल्थ का इशू हो रहा है। यहाँ पे कहीं पर भी इसने एसडीजी के बारे में बात करी थी, तो इसके पैसेज के हिसाब से तो ये भी गलत हो गया। एक तो इसकी वजह से गलत तो हुआ ही था, हमने क्रॉस चेक करके इसको और गलत कर दिया, क्योंकि एसडीजी के बारे में बात ही नहीं करी इसने, तो ये भी गलत। डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। देखो ये बिल्कुल ही सही लग रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। अब ये 4 कह रहा है सब्सिडीज़, क्या इसमें कहीं पर भी सब्सिडी के बारे में बात हुई है, घुमा फिरा के भी हुई है, नहीं हुई है, तो 4 इज़ नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू दिस, दैट्स वाई 2 and 3, ठीक है। सो 35 बेसिकली इज़ योर कहाँ गया आपका 2 and कहाँ गया आपका रिगार्डिंग फूड प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी। सेकंड है, लेट मी क्रॉस चेक, ठीक है, when they do not address, ठीक है 1 तो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है, हमारा ये हो गया 2 and 3 ओनली, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ये 2 and 3 ओनली, मेरे हिसाब से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी आंसर की आया नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कहा ना आपको कि आई एम ट्राइंग टू बी इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, जो मेरा लॉजिक लग रहा है बता रहा हूँ आपको, कहीं से मैंने देखा आंसर की वगैरह नहीं है, क्योंकि आंसर की रिलाई नहीं कर सकते ना अभी हम लोग, ठीक है, क्योंकि किसका आंसर की देखेंगे, अभी यूपीएससी रिलीज़ नहीं किया है, तो मेरे दिमाग से जो है मैं बता रहा हूँ आपको कुछ और लगता है प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी, ठीक है। तो मुझे इस पर थोड़ा सा, इस वाले क्वेश्चन पे 35 पे थोड़ा सा मुझे जो है इस पर शंका है, जिसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, ए वाले पे, क्या कह रहा है, एलिफेंट के बारे में कुछ तो भी बात कर रहा है, हम यहाँ पे अपना पैसेज पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन देखो, विच इज फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस में पढ़ा है क्या होता है, इन्फ्रेंस मतलब वही डिडक्शन, क्या इससे निकल रहा है, एंड लॉजिकल रैशनल तो होना ही था, कोई बड़ी बात है नहीं। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड टू बी ए वास्ट रिच एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सही बात है, लॉजिकली तो सही है, लॉजिकल नहीं है। एलिफेंट आर द की स्टोन स्पीशीज, ये हमने अपनी इकोनॉमी इन्वायरमेंट में पढ़ा हुआ है, तो ये लॉजिकली तो सही है। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट, कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, तो सी इज़ अ लिटिल फार फेचड, तो इसको हम काटने की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉरेस्ट आर एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ये भी कहीं ना कहीं सही है, मतलब कि ए बी और सी में से हमें चूज़ करना है। अब आ जाओ पैसेज में क्या कह रहा है, पैसेज में कह रहा है कि एलिफेंट आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट, क्रिएटिंग क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, चलेंगे तो पेड़ तोड़ के गिरा देंगे, तो क्लियरिंग कर देंगे फॉरेस्ट की। प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज, चलेंगे तो प्लांट स्पीशीज को क्या करेंगे, कुचल देंगे, ठीक है, दे विल रून इट। अलाउिंग स्पेस फॉर रिजनरेशन ऑफ अदर्स विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवरस एनिमल्स, वहाँ घास वास उगेगा और वहाँ पे वो लोग अपना खाना खा पाएंगे। एंड एलिफेंट्स ईट प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोपेगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डिफिकेट इन प्लेसेस एंड दे ट्रैवल, जब एलिफेंट का डंग होता है नरिशमेंट टू प्लांट एनिमल्स एंड एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन वगैरह करेगा। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट वो पानी को ज़मीन को डिग करके होल बनाते हैं, होल में इकोसिस्टम बन जाता है, पॉन्ड इकोसिस्टम, जिससे दूसरे जानवर आएंगे और पानी पिएंगे। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, डोंट यू थिंक इट्स एन जस्ट, जो हमने की स्टोन स्पीशी पढ़ा था अपने इन्वायरमेंट में, ये उसी का डेफिनेशन है कि इससे दूसरी स्पीशी पे डिपेंडेंट है, तो ये आपका मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। अब ए क्यों नहीं है, क्योंकि होम रेंज के बारे में बात ही नहीं करी है इसमें कहीं, तो ए तो नहीं है। अब डी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रीजनरेशन के बारे में कहीं बात नहीं करी है, ठीक है, और अपने हिसाब से करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो बात मुझे बताओ कि सी वाला जो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैन नॉट बी मेंटेन लिख रहा है, हो सकता है एलिफेंट के बिना, बट एलिफेंट ज़्यादा रिच कर देगा। तो मेरा जो 2 ऑप्शन तो हमने 100% काट लिया अपना,
दो ऑप्शन तो हमने 100% काट लिया हमारा, कि हमारा कहाँ गया कि सी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब ये कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी, इन दोनों में 50-50 का हमारा ऑप्शन आ गया, चूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से बी इज़ द मोस्ट लाइकेबल ऑप्शन, क्योंकि की स्टोन में नीचे वाली चीज़ भी कवर हो जाएगी। इट्स अ ब्रॉडर ऑप्शन ऑफ दिस टू, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा बी, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इसमें एक और क्वेश्चन आपका, ऑलराइट। तो दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं, देखो देखो इसको क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फरेंस, इन्फ्रेंस निकालना है अपने को। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर गेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ये भी लॉजिकल है बट हमें पता नहीं है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म, पता नहीं, लॉजिकल तो लग रहा है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिल्कुल लॉजिकल तो लग रहा है, ये भी लॉजिकल लग रहा है। अब यहाँ कीवर्ड देखो क्या है, यहाँ कीवर्ड है सप्लाई चेन, ऐसा देखो, यहाँ कीवर्ड है सप्लाई चेन, यहाँ पे कीवर्ड है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, और यहाँ पर है गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब देखो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अब समझो ये कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड कह रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंट्री से, जैसे वो तो कह सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो होगा, बट इट इज़ मोर अबाउट अ कंपनी ना, ठीक है। बट फिर भी देख लो यहाँ पे ये कह रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक मिनट, इंश्योर्स इनकरेज द कंपनी टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ठीक है। कॉर्पोरेट में अच्छी गवर्नेंस होगी तो अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल होगा। A fundamental reason why corporate governance has moved into the economic and political agenda worldwide has been rapid growth in the international capital market। अब देखो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल कहाँ गया, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज़ बिन द रैपिड ग्रोथ इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में ग्रोथ ज़्यादा हुआ कि फंडिंग यहाँ की यहाँ जा रही है, एंड दैट्स वाई ग्लोबली ये पॉलिटिकल एजेंडा पे चढ़ के आ गया हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के होने की वजह से गवर्नेंस हुआ, ना कि समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के होने की वजह से ये गुड गवर्नेंस पे लोग फोकस करना चाह रहे हैं, बट ये इंश्योर तो नहीं कर रहा है ना। सो सी इज़ वेरी वेरी फार फेचर्ड, तो सी को हटा दो। अब ए क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आगे पढ़ो, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स। अब अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो फर्म को एक्सटर्नल फंडिंग मिलेगी, चलो ठीक है, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे नहीं देखो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू इंश्योर द एक्सेस टू द गुड एक्सटर्नल फंडिंग फाइनेंसिंग। तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो मिलेगा अगर अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो, बट ये कंट्रीज का एजेंडा थोड़ी ना है। इट इज़ कहाँ पे बोला है, कंट्री का एजेंडा है, ठीक है। हाँ उनके एजेंडा के ऊपर है ज़रूर, बट ये डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और इवन इफ इसके बारे में अगर बात कर रहा है तो इट इज़ अ नैरो स्टेटमेंट, ये उतना वाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहा है। एंड उसके फाइनेंसिंग के बाद अदर आउटकम्स आर ऑल्सो देयर यार, कि ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। बट सो इट इज़ अ गुड स्टेटमेंट, इट इज़ लॉजिकल एंड इट इज़ अलाइन विद द पैसेज ऑल्सो। सो ए इज़ मोस्ट प्रॉब्ली करेक्ट, ठीक है। सी तो गलत हो गया। एंड ये पढ़ो, क्या सप्लाई चेन के बारे में कहीं पर भी इसमें बात हुई है, कहीं नहीं बात हुई, तो हमारा डी भी गया, तो सी गया, डी गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, ए और बी, 50-50 में हम लोग आ गए। अब इसमें से चूज कौन सा करेंगे जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर होगा। अब देखो क्या कहता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स, कि अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो फर्म की क्रेडिबिलिटी बढ़िया होगी, फर्म की क्रेडिबिलिटी बढ़िया होगी तो इसको फाइनेंस अच्छा मिलेगा, और फाइनेंस अच्छा मिलेगा तो अगेन ग्रोथ वगैरह होगा। तो इसका मतलब कि ये अगर बोल देंगे दिस विल इंक्लूड दिस ऑल्सो, सो इसका मतलब कि अगर बी को इफ यू मार्क देन इट विल इंक्लूड ए ऑल्सो, तो बी इज़ द मोस्ट ब्रॉडर ऑप्शन, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ए वाले सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, एक दो और बचा होगा, राइट। क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा पहले इसको पढ़ते हैं ना हम लोग, इसको पढ़ लेते हैं। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा तो होता है, ठीक है। इट इज़ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। हेल्थ कैन बट हमारा जॉब भी तो है, तो इट्स अ नैरो स्टेटमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट को ही कह रहा है, बट ठीक है देख लेते हैं, हो सकता है ये। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भी आप हेल्थ को
का ख्याल रख सकते हो। मान लो कि दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, अब आप यहाँ से स्मोकिंग कर रहे हो तो अपनी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। बट अगर यू आर नॉट स्मोकिंग, यू आर एक्चुअली डूइंग हेल्दी थिंग्स, प्राणायाम कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, ठीक है, योगा वगैरह कर रहे हो, देन यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर हेल्थ। सो दिस इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वैल्यूज लिविंग, ये सही बात है, पिज़्ज़ा वज़ा खाते हैं हम लोग, ठीक है। बट अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि क्या इसके बारे में बात कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, सही बात है। सब्सटैंशियल चेंज इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, अगर लाइफ लोग चेंज करेंगे, होगा वो करेंगे तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम सही होगी। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, बट हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव्ड एज हैविंग एफर्ट, मतलब कह रहा है कि यार दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है तो हम खुद को सही करके भी क्या करेंगे, कहते हैं ना कि 20 सिगरेट के बराबर वहाँ पे ऐसा कुछ लोग निकालते हैं बात कि इट्स लाइक इक्वल टू स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे, तो सिर्फ सिगरेट ही पी लेते हैं। सो दैट इज़ अ थिंग। तो ये दे आर लाइक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है तो इंडिविजुअल एफर्ट क्या ही कर लेगा। तो विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिटरली, and yet bearing a few that seems to be same collective lethargy towards make these choices। सब अक्षय कुमार तो नहीं सुबह सुबह उठ रहे हैं, ठीक है, some most of the people are having, जैसे मैं ही देखो, I is 4:15 in the 4:15 a.m. in the morning and I'm recording this lecture, so from past 2 months I've not been sleeping in nights to record these lectures, ठीक है। so is it a healthy lifestyle? No। मैं चाहता तो सुबह उठ सकता था, बट सुबह में क्या होता है कि नॉइज़ वगैरह होता है ज़्यादा यहाँ पे, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सो मेरे साथ प्रॉब्लम है, बट पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली पुलिंग ऑल नाइटर्स, बट ठीक भी है यार, उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, बट लाइफ टाइम के लिए करना इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अब कमिंग हेयर, ये कह रहा है मोस्ट रैशनल एजम्पशन पूछ रहा है, सो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, ठीक है। ऐसा कुछ बोल रहा है कि यहाँ मनी के बारे में कहीं बात करी है क्या? ऐसा कहीं तो बात नहीं कर रहा है। अजम्पशन तो पूछा, बट ऐसा कहीं मनी के बारे में तो बात नहीं करी इसने। तो इसका मतलब कि वन इज समथिंग विच इज नॉट ऑल कनेक्टेड टू द पैसेज। इट इज जॉब द गवर्नमेंट टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कहीं भी गवर्नमेंट के बारे में बात करी इसने? कहीं नहीं बात करी, तो ये भी नहीं है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम गो ऑन, ठीक है। एंड लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, कहीं पर भी ऐसा बोला कि वेस्टर्न वैल्यूज आई तो हमारे पास अनहेल्दी वेज आ चुके हैं, नहीं। इसने कहा है कि हमारी खुद की हैबिट कर रही है ऐसा, तो ये भी नहीं है। सी इज द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। क्रॉस चेक भी एक बार कर लो कि हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन गो ऑन अटेंडेड। देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस लिटरली, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। एक और ए वाला हमारा बचा है, ये बच गया एक और ए वाला, ठीक है। पहले आते हैं इसमें ऑप्शन वाले में क्या कह रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। बिजनेस दैट कॉज इमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन द पेपर पोल्यूशन इन फ्यूचर, ठीक है, कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कैपिटलिज्म के ऊपर, तो मुझे उतना सही नहीं लग रहा। द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशूज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लोगे तो क्या क्लाइमेट चेंज का इशू सॉल्व हो जाएगा? ज़रूरी है क्या? इज इज द ओनली सोल्यूशन? नो। इफ द बिहेवियरल चेंजेस आर नॉट ब्रॉट अबाउट देन दिस मेक्स नो सेंस। तो बी इज़ वेरी वेरी फार फेचड एंड इलॉजिकल स्टेटमेंट, तो बी तो चला गया। अब कह रहे हैं वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज़ नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। देखो सही बात है, आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तब डील करेंगे, ऐसा तो नहीं आप अपनी इमिशन को कट करो यार। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ हो सकता है, इलॉजिकल तो नहीं है, ये भी इलॉजिकल नहीं है, बट ये इलॉजिकल था जिसको तो हमने काट के अलग कर दिया। तो वी हैव 3 ऑप्शन टू डील विद। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? पैसेज में आई मिलेगा। पैसेज में आ जाओ। द एमिशन ह्यूमन पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। आज जो कांड करेंगे उसका हमें 50-100 साल के बाद इफेक्ट दिखेगा। जो अमेरिका ने किया वो हमें देखने को मिल रहा है। अब जो आज कर रहे हैं वो 100 साल के बाद मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप और इट माइट नॉट लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बट मीन्स शार्पली रिड्यूसिंग इमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनबेटेड वार्निंग। कहने का मतलब है कि अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो या तो आप तुरंत ट्रांजिशन करो जिससे आपको पैसे चाहिए, या फिर आप वार्निंग होने दो, ठीक है। तो हमारे पास डिफिकल्ट चॉइस है। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल। तो इसमें ये बिजनेस के बारे में बात तो करी है, बट ये नहीं कह रहा है कि बिजनेस को बंद कर दो। ये कह रहा है कि अगर ये थ्रेट के बारे में हेज नहीं करेंगे देन दे विल लाइकली टू बी फेल। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अब देखो, बिजनेस दैट कॉज इमिशन मे नॉट क्लोज्ड मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। ऐसा कुछ कहा है क्या पे करने का? तो ए भी अपसर्ड है। तो हमारा 2 ऑप्शन निकल गया।
अब देखो वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन, अब देखिए क्या सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऐसा कहीं कहा है क्या पैसेज में कि रिन्यूएबल पे बेस होना चाहिए सारा का सारा कुछ? ये भी नहीं कहा है पैसेज में। ये क्या कह रहा है कि वेटिंग टू डील विद द कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। कहीं ना कहीं पैसेज में यही बात कह रहा है कि आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस डू नॉट हैज अगेंस्ट थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसी लापरवाही दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी एंड दिस इज समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट दैट। सो सी इज़ योर प्रोबेबल ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। ऑल राइट, अब ये हमारा तो सी ऑप्शन था, सी वाला लास्ट में करेंगे, दोनों सी है। तो हमने सारे ए को सॉल्व कर लिया, कुछ ए बचा है क्या? कोई भी ए नहीं बचा है। अब हम आते हैं अपने बी वाले पे, ठीक है। बी से पहले हम देखते हैं स्टार मार्क वाला, जिसको कि एक पैसेज को यूज़ करके हम दो को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखो, अब देखो पहले 31 और 32 दोनों किस सॉल्व कर सकते हैं? एक ही पैसेज को पढ़ के कर सकते हैं। तो इसको पहले ऑप्शन पढ़ो क्या कह रहा है। अजम्पशन निकालना है, कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। एक बार बताओ, कलेक्शन का मतलब कि वेस्ट आया, वेस्ट को किसी ने कलेक्ट करा, फिर वेस्ट को सेग्रीगेट करा एंड फिर वेस्ट को प्रोसेस करा, ये प्रोसेस है, ठीक है। बट अगर ये सेग्रीगेशन हम सोर्स पे ही कर लें, कलेक्शन से पहले ही सेग्रीगेट कर लें कि भैया ड्राई वेस्ट ये है, वेट वेस्ट ये है, ये हमारा मेडिकल वेस्ट है, ये हमारा सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, यहाँ से हम बायोचार बायोगैस बना सकते हैं। डोंट यू थिंक दैट विल बी बेटर? सो ये कह रहे हैं कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। अब देखो कि सिर्फ गवर्नमेंट करेगी क्या काम? ना ये तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है कि सारा काम गवर्नमेंट करेगी, तो प्राइवेट प्लेयर्स का स्कोप कहाँ रहा? एंड हम पढ़ते भी हैं अपने इकोनॉमिक GS3 में कि PPP इज़ द मोस्ट वायबल थिंग। अपने वे फॉर्मूले में लिखते भी हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा कि वे फॉर्मूले में लिखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द मोस्ट वायबल ऑप्शन। क्योंकि आज के टाइम में द इनफॉर्मलाइजेशन है, 90% जो कचरा का कलेक्शन होता है वो इनफॉर्मल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तीनों चीज़ कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन सब गवर्नमेंट के पास ही होना चाहिए, तो बिल्कुल ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है। तो मेरा मैं पढ़े बोल दूंगा गलत है, इलॉजिकल। तो वन गया, तो ए सी खत्म। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और डी। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। मुझे बताओ कि अब इसका आंसर मुझे तो लग रहा है कि लॉजिकल है, बट अगेन वील ट्राई टू क्रॉस चेक विद द पैसेज की कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर भी रहा है या फिर इट इज़ नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। तो चलो एक बार लेट्स ट्राई टू हैव एन ओवरव्यू अबाउट दिस, ठीक है। ओके, देखो क्या कह रहा है, एक सेकेंड ना, क्या कह रहा है पढ़ो इसको। इट इज़ ट्राइंग टू से कि द सेग्रीगेशन आ गया, एक सेकेंड ना, काम क्यों नहीं कर रहा। इट इज़ ट्राइंग टू से कि द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। सोर्स पे हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली म्यूनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन, हम सिर्फ कलेक्शन में फोकस कर रहे हैं, विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर द प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स रिकवरी, ठीक है, एंड डिस्पोजल। वेयर डज द वेस्ट एनर्जी फिट इन ऑल दिस? जब हम यही नहीं कर पा रहे तो वेस्ट एनर्जी फिट कहाँ पे हो पा रहा है, ठीक है। हमारा तो यही काम है ना कि वेस्ट एनर्जी को कन्वर्ट करें, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वेल टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वेस्ट। वेस्ट के अंदर है कि आप सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे हो यार, ठीक है। दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू किसका कितना है, कौन सा वेस्ट जो डाला आपने वो प्रोड्यूस कर पा रहे नहीं कर, सारे को एक जगह जला दे रहे हो आप, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज ओवर 50% एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सोल्यूशन फॉर दिस प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मान लो कि कोई कंटेंट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको अगर आप बायोमिथेनेशन करते हो देन यू कैन प्रोसेस द वेस्ट टू एनर्जी, बट ये आपने सेग्रीगेट ही नहीं करा है, आप कुछ भी कहीं पर भी जला दे रहे हो, इसको कहीं प्रोसेस करते रहो। दैट्स वाई दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। दैट्स वाई हम GS3 के लिए पढ़ेंगे कि सेग्रीगेशन एट सोर्स इज द बेसिक वे फॉरवर्ड, कि आप जहाँ पे सोर्स पे कलेक्शन कर रहे हो पहले ही भैया कलेक्शन कर लो, ठीक है। ओके, तो इसमें कहीं पे प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात इस तरीके से नहीं हो रही कि सिर्फ इसी को हैंडल करना है। दोनों अगेन ये सिर्फ गवर्नमेंट करो या सिर्फ प्राइवेट करो, तो दोनों ही हमारे इलॉजिकल है। दैट्स योर नाइडर 1 और 2। अब इस पे आ जाओ, क्या कह रहा है, क्रक्स पूछ रहा है क्या है, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव, ठीक है। ऐसा तो कहीं कहा नहीं इसमें। बायोमेथिनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऐसा भी नहीं कहा। बायोमेथिनेशन पर बात करी जरूर इसने, मेजर सोल्यूशन बोला है, ठीक है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक बोला ना कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका 50% बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है एंड इसको बायोमेथिनेशन इसको प्रोसेस करने का बहुत अच्छा सोल्यूशन देता है। तो दिस कैन बी अ लॉजिकल ऑप्शन, बट ये तो मुझे नहीं लग रहा।
सी आ जाओ, सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ठीक है, अब द बायोडिग्रेडेबल कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टू इफेक्टिवली। ऐसा कहीं बोला है क्या इसमें? ऐसा कहीं नहीं बोला। तो हमारे लिए ये ऑप्शन हो गया, डी एब्सर्ड हो गया, ए खत्म, ये खत्म, डी खत्म, बी और सी में बात आके फंसता है। अब ज़्यादा ब्रॉड कौन है? दिस इज मोर ब्रॉड। और हम अगर आपको जीएस का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो मैंने बताया आपको कि सेग्रीगेशन अगर कर दोगे देन अगेन आप वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। सेग्रीगेशन पहले ही कर दिया, देन यहाँ से आप ले गए, कलेक्शन करा, फिर प्रोसेसिंग करा, यू नो कि कहाँ पे क्या डालना है, फिर यू कैन ईजिली प्रोड्यूस द वेस्ट टू एनर्जी। सो दैट इज़ हाउ यू शुड डू दिस। ठीक है, तो हमारे लिए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर विल बी योर सी। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने एक पैसेज को पढ़ के। अब आ जाओ 33 और 34 करेंगे। ठीक है, अब समझिए इस स्टेटमेंट को। हम लोग ने व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव सॉल्व दीज 2 पैसेजेस। ठीक है, ये दो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक पैसेज को यूज़ करके 2 सवाल सॉल्व करें। अब विल यूज़ दिस पैसेज बट 2 पैसेज 2 एंड विल सॉल्व 33 एंड 34। 33 क्या कह रहा है? 33 सेइंग कि अजम्पशन पूछ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। कैसे बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इनहेरेंटली अनसेफ है? वेरी एक्सट्रीम एंड वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट, हटाओ इसको। लॉजिकल है, फार्मर एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। ठीक है, हो सकता है अगर इको फ्रेंडली फूड अगर ये क्वेश्चन में पैसेज में बोल रहा होगा तो वी विल सी दिस, तो दिस कैन बी राइट एंड दिस कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। तो हमारा इसका डाउट है। अब स्टेटमेंट 2 पर, ये वाला 2 पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट्स सेइंग कि मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज। अब बोलोगे कि मैसेज क्या होगा? यार मैसेज कुछ नहीं कि ये पैसेज है, इसके थ्रू यहाँ के जो ऑथर भैया हमारे बैठे हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनका मैसेज क्या है? बस सिंपल सी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, सो इट इज़ लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं है। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर। ये तो एकदम कह रहा है कि है ही नहीं, एकदम है ही नहीं, तो कुछ भी बोल रहे हो यार। इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। या वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट। The aim of organic farming should not to be generate huge profits as there is still no global market for its producer। एक बात बताओ मुझे कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई करके अपना एग्रीटेक स्टार्टअप नहीं कर सकता? तो क्या प्रॉफिट नहीं बना सकता वो? क्या इंटरनेशनल मार्केट होगा ही नहीं? ठीक है, या फिर है नहीं? So don't you think it's a repressive statement? It is not forward looking, it is not broad. So this is most likely to be incorrect. However, we'll just cross check it. But ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एकदम illogical है. Now we have to choose between A, C and D। तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए C की A और C में हम चूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज बोल रहा है कि देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। ये कह रहा है कि क्लेम है कि सेफर हेल्दियर है, बट इसमें इसको डाउट है। बट ये तो कह ही नहीं रहा है यार कि इनहेरेंटली अनसेफ है। ठीक है, उसको सेफ होने में डाउट है, बट ये भी तो नहीं कह रहा है कि अनसेफ है। तो इनहेरेंटली देख के लोग उसको ए ऑप्शन मार देंगे, बट वो गलत है। ठीक है, तो ये कह रहा है द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया। अब यंग है ऑफकोर्स। मुझे एक बात बताओ कि ये इसका क्वेश्चन कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है एंड विच स्टेट इमर्ज आउट एज द कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट? सिक्किम, राइट? ओके। Farmer and consumer alike not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well। उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। For example, since organic fertilizer are difficult to obtain on a large scale, in India farmers often use farm-made manure यूज़ करते हैं। अब manure के अंदर में टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हेवी मेटल्स है। अब एक बात बताता हूँ, एक चीज़ कि आप इसके प्रीलिम्स के लिए आपके इन्वायरमेंट का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बोलेगा कि मैन्योर के अंदर में आपके क्या क्या पोल्यूटेंट मिलेंगे, क्या हैवी मेटल मिलेगा। आपको लगेगा यार मैन्योर तो नेचुरल चीज़ है, उसमें हेवी मेटल कैसे मिलेगा? बट मैन्योर में भी हेवी मेटल मिलेगा, यूपीएससी के आंसर में खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मैन्योर में भी हेवी मेटल मिलेगा, सॉइल में भी हेवी मेटल मिलता है। ओके। सर्टन प्लांट स्प्रे सच एज धतूरा फ्लावर लीफ स्प्रे हैव एन एलिमेंट कॉल्ड एज एट्रोपिन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एट्रोपिन क्या है। ठीक है, इफ इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी को पढ़ने बैठ जाना, दिखा तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप 2013 से लेकर 23 तक का पैकेज फेस्ट तो करोगे ही ना, तो ऐसे कोई चीज़ मिल जाए आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड या साइंस टेक रिलेटेड, और किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंट या साइंस टेक रिलेटेड चीज़ें मिल जाए तो उसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, स्पेशली नहीं, अगर को दिख जाए तो नोट कर लो। इफ इट इज़ नॉट अप्लाइड देन राइट डोज देन इट कैन एक्ट नर्वस सिस्टम
ऑन द कंज्यूमर अनफॉर्चुनेटली हाउ मच व्हेन टू यूज़ आर नॉट वेल रिसर्च फॉर इंडियन, मतलब कि हमें पता नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है तो कुछ भी यूज़ करने लग रहे हैं, ठीक है। बट इसमें कहीं पे भी इको फ्रेंडली फूड के बारे में बात हुई थी? कहीं पर भी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसका मतलब कि नाइदर 1 और 2। 34 आ जाओ। 34 में क्या कह रहा है? इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। ऐसा तो कुछ नहीं कहा है कि प्रमोट ही मत करो, तो ये भी नहीं, ठीक है, ओके। और डी वाला तो हमने गलत मार्क कर ही लिया था, क्योंकि कहीं पर भी ये प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ओके। और क्या कह रहे हैं कि इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज देंगे सस्टेनेबल बन जाएगा। तो सी इज़ द मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन फ्रॉम दिस। ये मैसेज है कि उनको पता नहीं, उनको आप इक्विप करा दो, उनको यू शुड गिव देम द नॉलेज। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इन द इंटायर ए वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, और हमने जितने भी स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन थे दैट वी हैव डन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज योर बी वाले क्वेश्चन एंड सी वाले क्वेश्चन, ठीक है। आई विल सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई विल गिव वन क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क टू सॉल्व, ठीक है, ओके। क्योंकि सारा अगर इफ़ आई डू दैट हियर तो फिर देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। आई विल गिव यू एन हेड्स अप एंड विद दिस विल बी रैपिंग अप द लेक्चर। अब देखो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले मैं कवर कराता हूँ आपको, और जो थोड़े से ये वाले हैं ना कि जो लगे कि आप कर सकते हो, तो देखो ये वाला जो सी है ये आप कर लो, ये इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है, यू प्रैक्टिस, ओके। ऑल राइट, हम लोग शुरू से लेके अभी तक चल रहे हैं, 1 से देखते हैं कि क्या आपको करना है और क्या मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, ठीक है, ये वाला मैं सी करा देता हूँ, ठीक है, और ये वाला भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो ये दो मैं करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा टफ है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं करवा देता हूँ आपको, समझ लो इस चीज़ को। पहले इसको देखो ये क्या कह रहा है, ऑप्शन पढ़ो कि क्या कह रहा है, इम्प्लाइड कह रहा है। व्हाट इज इम्प्लाइड, मतलब कि बेसिकली इम्प्लीकेशन ही पूछ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। भाई लॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकल तो काट नहीं सकते। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड और बिल्कुल लॉजिकल है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स स्पेशल अटेंशन। सिर्फ स्किल्ड वर्कर का करोगे और किसी का नहीं करोगे। ये डेवलपमेंट के बारे में बात करें, डेवलपमेंट इज ऑलवेज होलिस्टिक, तो इट इज़ अ वेरी अपसर्ड स्टेटमेंट, सी तो काट दो। तो एक ऑप्शन तो हमारा गया यहाँ से। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज envisaged बाई अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, ठीक है। सो दिस कैन बी द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हमें इसमें देखना है, ए, बी एंड डी, ठीक है। अब इसको पढ़ो क्या कह रहा है, कौन सा है आपका 2 है, ठीक है। अब पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन वर्किंग एज, इनको एनीमिया है। तो बेसिकली हेल्थ प्रॉब्लम है, तो बेसिकली हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। अगर इनको एनीमिया है तो काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, देन होना चाहिए इतना उनको। देन इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस का बर्डन है। तो अभी तक हमें क्या पता पड़ पाया है कि इनका हेल्थ पे की बात चल रही है, एंड ड्यू टू बैड हेल्थ इशूज दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट टू देयर वर्क। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का 170 मिलियन वर्क डेज के किसी को है, तो इतना वर्क डेज कम होता है, दैट इज इम्पैक्टिंग योर इकोनॉमी। अब कह रहा है कि व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस प्रोडक्टिविटी, कम होगी इसकी, हेल्थ खराब होगा तो। नाउ लॉस पोटेंशियल इन द फ्यूचर, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी माल नरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers। तो ये एबिलिटी भी इनकी कम हो रही है, मतलब सोच भी कम पा रहे हैं, इनकी मेंटल डेवलपमेंट भी कम हो पा रही है। For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. Now see, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि इंडिया में लोग हेल्थ ख़राब है, उनका एनीमिया है, ट्यूबरक्लोसिस है। अगर ये हेल्थ सही से नहीं हुआ तो वो उनका काम अच्छा नहीं होगा, वर्क डेज मिस करेंगे, एंड दैट विल इम्पैक्ट अल्टीमेटली द इकोनॉमी। चिल्ड्रन में अगर ये चीज़ हुई तो उनका कॉग्निटिव एबिलिटी कम होगा एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट कम होगी। एंड दो हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये स्किल्ड वर्कफोर्स एक दिमाग अच्छा नहीं होगा और दूसरा कि इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, दैट विल अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। कहीं बात करी इसके बारे में, बिल्कुल नहीं बात करी। हेल्थ के बारे में बात कर रहा है यार, इसका 2 ही थीम है इसका, एक है हेल्थ, और हेल्थ से आपके एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ से किस तरीके से आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ रहा है, दैट्स इट। ये तो कहीं बात ही नहीं करी, तो ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, तो ए भी आपका गया। तो आपका ये गया एंड ये गया, बच गया बी और सी। अगर लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीडेड, और कहीं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करी इसने नहीं, इसमें हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्यों कह रहा है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट वाज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस पैसेज। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ गए तो किस तरीके से करना है। नाउ सी हियर, इसको देखो,
reflects the most rational, practical, immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders. अब देखो 2023 में यूपीएससी ने क्या किया ना कि वो एजम्पशन, कोर, क्रक्स ये सबको थोड़ा कम करा है. इसने थोड़ा नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया. कहा कि क्या इमीडिएट एक्शन लिया जाए कि जो एलोकेशन ऑफ वाटर है हर स्टेक होल्डर का वो इक्विटेबल हो सके. बेसिकली आपका जीएस का क्वेश्चन है. अब देखो क्या कह रहा है. A national pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made. Very logical statement. And समझ एक चीज़ समझो, एक बताता हूँ एक ट्रिक आपको और कि जिस भी ऑप्शन में बहुत भारी भरकम वर्ड दिया हो, लाइक वेरी हेवी वर्ड्स, बहुत खूबसूरत सा स्टेटमेंट हो, लाइक नेशनल, प्रैग्मेटिक, लीगल एंड पॉलिसी, इसको बहुत अच्छे से आपने इसे सजाया बनाया गया है. इट इज़ वेरी वेल डेकोरेटेड एंड वेल फ्रेम्ड. ठीक है, अगेन दिस इज़ वेरी वेल फ्रेम्ड. तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट को आप लॉजिकल ज़्यादा मानोगे, इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे. हाउएवर अंधा बन के इसको मार्क नहीं करना. वी अगेन हैव टू क्रॉस चेक विद द पैसेज एट ऑल कॉस्ट. बट इसको प्रेफरेंस हम ज़्यादा देंगे, दिमाग में एक प्रीडिस्पोजिशन रखेंगे, यार ये सही होने की प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा है. अब देखो बी कह रहा है कि ऑल रिवर्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्यूफर्स क्रिएटेड. सारे रिवर को जोड़ दोगे, एवरी रिवर विल बी इंटरलिंक्ड. कोई सेंस है इस बात की? नहीं. तो बिल्कुल ये नहीं है. वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड. हाँ, ये तो हो सकता है, रिवर इंटरलिंकिंग. सो दिस कैन बी राइट. टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस. कर सकते हैं, बट ऐसा अगर पैसेज में बोला होगा तो बिल्कुल ही कर देंगे. तो हमारे पास ए, सी और डी तीन ऑप्शन में हमें चूज करना है. अब ऑप्शन पढ़ो हमारा पैसेज. क्या वी ऑफ्टन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स और रिवर वाटर का होता है ना, कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है. ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम्स 14 आर ऑलरेडी वाटर स्टेट्स. वाटर की कमी है उनमें. 75% पॉपुलेशन उसमें वाटर स्टेट रीजन में रहती है. अ थर्ड ऑफ देम लिव इन द वाटर स्कार्स एरिया. वाटर है नहीं वहाँ पे. एंड क्लाइमेट चेंज, डिमांड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, ये उसको और ज़्यादा खराब कर देता है सिचुएशन को, और एग्जैजरबेट कर देता है वाटर क्राइसिस को. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है वाटर, लेकिन इंटर स्टेट के रिवर का डिस्प्यूट हो तो इसमें सेंटर का इसमें ये है इन्वॉल्वमेंट है. की इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन द कंपेटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच टू एलोकेट वाटर अमंग्स द कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स एंड स्टेट्स. ये यही तो बात कर रहा है जो स्टेटमेंट आपका 1 है कि वाटर एलोकेशन के लिए आपके नेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए. और क्या कहते देखो कि एलोकेशन फेयर शेयर वाटर अमंग देम रिक्वायर असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज रिवर बेसिन में कितना पानी है, कितना पॉपुलेशन किस जगह पे है. तो कहीं ना कहीं वही बात कर रहा है. ठीक है, वाइल इंश्योरिंग द इन्वायरमेंटल नीड्स ऑन रिवर एंड एक्यूफर्स की किसमें से ज़्यादा पानी ना निकाल लें हम लोग. सो बेसिकली इसमें कहीं पर भी एग्रीकल्चर से पानी निकालने की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है. तो डी ऑप्शन भी आपका इलॉजिकल हो जाएगा. तो डी भी गया. अब ए और सी में चूज़ करना है. सी कह रहा है कि वाटर चैनल बनाओ, रिवर इंटरलिंकिंग करो, और ए कह रहा है कि एक पूरा वाटर एलोकेशन फ्रेमवर्क बनाओ. तो मेरा ए भी सही है और सी भी सही है, बट ए इज़ मोर ब्रॉडर, सी उसमें इंक्लूड हो जाएगा. अगर मैं एक अच्छा वाटर एलोकेशन प्रैग्मेटिक पॉलिसी बना लूँ, दैट पॉलिसी विल इंक्लूड अ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. सो ए इज़ द मोस्ट ब्रॉडरेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल. दैट्स वाई ए इज़ द राइट आंसर. समझ आ रही बात ये? ठीक है, ओके. अब देखो क्या कह रहा है. देखो ये सी वाला क्या करो मैं बताता हूँ आपको. सी वाला सेम पैथ बेसिस हमने पहले करा है, उसी बेसिस पे होगा सी वाला भी. इसमें आपके वही रैशनल मैसेज पूछ रहा है. सी वाला आप मुझे करके बताओ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स किसका आंसर क्या होगा. ठीक है, 3 का बताओगे. 4-5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको करके बताना मुझे. ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया. तो पहला आपको करना है 3, देन यू डू व्हाट आई टेल यू. ये तो हमने कर ही लिया, जो कर लिया उसको नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखो कर लिया इसको, ऑब्वियसली कर लिया इसको. बी देखो ये वाला. अब देखो ईजी होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, नहीं होगा तो ईजी होगा तो मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, और टफ होगा तो मैं करवा दूंगा आपके लिए. अब मस्ट सेंटर फॉर पॉलिसी डिबेट क्या पूछ रहा है, क्रक्स पूछ रहा है. सो देखो ईजी सा ही है, इसको भी कर लो. तो इसको भी आप एज अ होमवर्क कर लो. ठीक है, तो कौन सा करोगे होमवर्क? 13 को भी एज अ होमवर्क कर लो. ठीक है, ओके, ऑल राइट. देखो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, इम्प्लीकेशन पे पूछ रहा है. ठीक है, करवा दूँ क्या? ठीक है, चलो मैं करवा देता हूँ इसको. ठीक है, देखो ये थोड़ा सा आपके पॉल्यूशन बेस्ड है. पहले ऑप्शन पढ़ो क्या रहा है. इम्प्लीकेशन पूछ रहा है. आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. हमें नहीं पता. जैसे मान लो कह रहा है कि कुछ भी व्हीकल के कर्व कर दिया, जैसे ऑड इवन होता है, वो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है. सही बात है, लॉजिकल है. नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव. सही बात कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात बोल रहा है कि कुछ भी ऐसे ही आपको
स्टेप नहीं ले लेना है कि आप उससे क्या कहते हो नी जर्क रिएक्शन नहीं लेना है कि सडनली कोई मूव नहीं लेना है दैट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन, वो सॉल्व नहीं कर सकता। आपको एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच करना पड़ेगा। अ हेवी पेनल्टी शुड बी इम्पोर्स ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट, कह सकते हैं, बट अगेन अपने तो कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट वाला मैकेनिज्म है, तो ये वाला तो आपका मुझे लगता है कि ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है। आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट इम्पोज फाइन एवरी टाइम। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंस टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजंस। देखना है कैन बी हैपनिंग, कैन बी हैपनिंग, कैन बी हैपनिंग, कैन बी हैपनिंग। अब पढ़ना पड़ेगा हमें पैसेज। To tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that a drastic action like temporary use of odd even scheme for the vehicle closing schools, ये सारे स्टेप ले लेंगे तो ये वे फॉरवर्ड है, बट ऐसा नहीं है। इवन द एयर इज़ नॉट क्लीन। व्हीकल है मोर देन 15 साल पहले पुराने व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो रोड पे, ठीक है, उनको रोड से निकालना डिफरेंस नहीं मेक करेगा, ठीक है। बैनिंग सर्टन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रली इज नॉट प्रॉपर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी एक्शन लिए जा रहे हो। एंड डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर पार्टिकुलेट मैटर देन एंड लेस CO2। पेट्रोल इंजन से ज़्यादा ये डीजल इंजन वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑन देखो ये आपके, आप अपने पोल्यूशन में इसको ऐड कर लो, पोल्यूशन के नोट्स में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। डीजल इंजन जो है ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू एंड लेस CO2 प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू योर पेट्रोल और CNG इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको लिख लो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोथ डीजल एंड CNG इंजन प्रोड्यूस मोर NOx देन पेट्रोल इंजन्स। इनमें NOx ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये देख लो। नो वन हैज़ मेजर्ड द अमाउंट ऑफ NOx एंड दैट CNG इंजन्स आर एमिटिंग। मेजर ही नहीं करा किसी ने। जनरली इसको कहते हैं कि क्लीन फ्यूल है CNG, बट फिर भी यहाँ देख रहा है कि NOx इमिट कर रहा है। आर्बिट्री बैन्स ऑन व्हीकल दैट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। किसी को भी बैन कर दे रहे हो यार आप वो टेस्ट के नाम पे। व्हाट इज नीडेड इज साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस दैट द टेक्नोलॉजी दैट विल वर्क टू रिड्यूस द पोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो ये क्या लॉज के बारे में बात करी कहीं पे? नहीं बात करी, तो ये भी नहीं है। पेनाल्टी के बारे में कहीं बात करी इसने? नहीं करी है। कि आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ये तो कहा है कि ये सोल्यूशन नहीं है, बट ये नहीं कहा कि डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है ना। बट ये वाला ऑप्शन पढ़ो कि नीज जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। यही तो कह रहा है कि एक पूरा का पूरा एविडेंस बेस्ड अप्रोच लेकर आओ, साइंटिफिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। सो बेसिकली बी इज द मोस्ट ब्रॉडेस्ट ऑप्शन, द मोस्ट ब्रॉड ऑप्शन। तो 21 में हो जाएगा बी आपका, ठीक है। ओके ऑलराइट, सब कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। क्या बच गया? और ये बच गया आपका, इसको एज अ होमवर्क करो आप, ठीक है। 43 को एज अ होमवर्क करो, ठीक है। कमेंट बताओ मुझे। अब आ जाओ बी वाला। बी बच गया यहाँ से हमारा एक, और क्या बच गया? ये तो कर लिया हमने, एक और बी यहाँ पे वाला बच गया, है ना, ठीक है। और भी कुछ बच गया क्या? बी यहाँ पे ये बच गया, देखता हूँ मैं क्या करना। तो भी सही दाम पर दवा मिल जाए और पेटेंटी को भी मोटिवेशन मिले, ताकि उनको R&D करने का, उनको बोलोगे पेटेंट देंगे ही नहीं तो क्यों, पैसा नहीं कमाएंगे तो क्यों R&D करेंगे वो, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन में, ये बताएगा, ये चीज़ों को क्लियर करेगा। कह रहा है फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स गारंट प्रोटेक्शन टू द पेटेंटी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट टर्म। इस टर्म के लिए उसको प्रोटेक्शन दे देगा। अब ये लिबर्टी इनको मिलता है कि जितने वो प्राइस सेट करें इस टाइम पीरियड के लिए, बट ये पब्लिक के लिए मोनोपोली हो जाती है और अनअफोर्डेबल हो जाता है। सच पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफर टू द पेटेंटी इज बिलीव टू बेनिफिट द पब्लिक ओवर लॉन्गर टर्म, ताकि R&D ये लोग करेंगे, नया इनोवेशन है, नई दवाई आएंगी, बट शॉर्ट टर्म में तो लॉस हो रहा है पब्लिक का। ऑल्दो इट कम्स एट अ कॉस्ट इन नेचर ऑफ हायर प्राइसेस, ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। द पेटेंट रेजीम एंड प्राइस प्रोटेक्शन थ्रू लीगली वायलेटेड हाई प्राइस फॉर द मेडिसिन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेशेंट प्रोवाइड द पेटेंटी विद द लेजिटिमेट मैकेनिज्म। कहना चाह रहा है कि एक ऐसा पेटेंट रेजीम हो जो कि प्राइस प्रोटेक्शन भी हो जाए और पेटेंट को भी, दोनों को फ़ायदा हो जाए। तो आपको लगता है ये वाला स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वही बात कह रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए जिसमें कि बैलेंस हो जाए, पेटेंटी का भी फायदा ताकि वो R&D करें और पेशेंट को भी अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन मिल जाए। तो 4 तो सही है। अब अगर 4 सही है तो हमारा ये गया और ये गया 50-50। अब 1 और 3 में हमें आना है। ओनली हैव टू टॉक अबाउट 1 एंड 3। अब देखो 1 में तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है ना, पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू द पेटेंटीज पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन पब्लिक परचेजिंग पावर। ये तो इस लाइन में यही बात कह रहा है, तो 1 इज़ द राइट आंसर। तो 1 एंड योर 4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमने ये बी कर लिया। अब जितने वाले भी हैं आपको, अब जितने भी बच गए इनको आप मुझे सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू कैन, एंड इफ़ यू कैन नॉट देन सॉल्व इट ऑन योर ओन। एंड विद दिस आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव गॉटन सम आइडिया
कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। एंड दिस इज़ आई ट्राई टू बी इम्प्रॉम्प्टू, आई ट्राई टू बी नेचुरल एज आई कैन। कहीं कुछ जगह मुझे भी डाउट आया था, कहीं मिस्टेक हुआ हो नहीं हुआ हो, वो यूपीएससी के आंसर के बाद ही पता पड़ेगा। आई जस्ट टोल्ड यू माई लॉजिक्स, किस तरीके से आई वुड हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल एंड आई एक्चुअली अप्रोच दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। और मेरी एक्यूरेसी 95+% थी, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। क्योंकि मेरा तो मैंने कुछ 49 के आसपास में क्वेश्चन मैंने जो अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। और आपके पैसेज कितने थे इसमें से? पैसेज कुछ तो भी 27 थे, ठीक है। तो अब समझ लो कि क्या रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। एंड अब ना विल मीट विथ आवर इकोनॉमी सीरीज़ फ्रॉम टुमारो। हम लोग इकोनॉमी सीरीज स्टार्ट करेंगे, विल रेज्यूम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। आई रिलीज अ वीडियो टुडे जिसमें मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा किस तरीके से हम लोग इकोनॉमी को फिनिश करने वाले विद इन 10 days, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड and give everything for this 45 days, all right? So Godspeed, bye bye.